काफ़ी समय से क्लास 9th आईसीएसई के बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर बैक बेंचर सीरीज कब स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनली बैक बेंचर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हेलो क्लास 9 की जनता, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो काफ़ी समय से क्लास 9th आईसीएसई के बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर बैक बेंचर सीरीज कब स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनली बैक बेंचर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स हो चुके हैं, आराम से आप देखिएगा, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे किसकी? मैथ की। मैथ का पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में। भैया प्रॉब्लम ये है कि जब आप क्लास 8th में थे, ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूले थे, फॉर्मूले से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ ले जाते थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती थी। लेकिन जैसे ही आप 8 to 9 पहुँचते, अब 9th क्लास में आए हों, चीज़ें बिल्कुल ही एक लेवल अप हो गई हैं, ठीक है। जहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रियल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आप रिलेट नहीं कर पाते। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाले हैं, और क्वेश्चन नहीं होंगे यानी कॉन्फिडेंस लूज होगा, फिर आप क्या करोगे? मैथ से भागना शुरू कर दोगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में देखी जा रही है या होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें क्या करना है? हमें हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को करते जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ है, आपको साथ साथ देखो, मैथ की क्लास का फ़ायदा आपको तभी होने वाला है जब आप साथ साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले होंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लिख करके स्टार्ट हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही प्यारे चैप्टर को, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। बहुत ही आराम से चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि भैया क्या चीज़ है, कैसी है, क्या वजह है ना। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट के बारे में इनिशियल से लेके एंड तक समझते हैं तो आपको याद भी रहता है, और जब भी उसके एप्लीकेशन की बात आती है तो आप इजी वे में उसको क्या करते हो? अप्लाई कर पाते हो। बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर अगर बात करें रेशनल एंड इरेशनल नंबर की, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आपका आता है क्या? मैंने कहा सर रेशनल नंबर। तो चलिए समझते हैं कि रेशनल नंबर कहते किसे, ठीक है। तो मैंने कहा अगर सर रेशनल नंबर की बात करें, बहुत ही ईजी सा पार्ट है क्या कि वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, एक कंडीशन याद रखिएगा क्या? q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इन दिस केस नंबर अगर a/b फॉर्म में लिख सकते हैं और वेयर b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। बहुत इजी सी बात है। हमने कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा एग्जांपल में समझते हैं। मैंने कहा सर 2 है, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी क्या है? एक रेशनल नंबर है। मैंने कहा 2.1 दे रखा है, क्या कर सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21/10, और 21/10 यानी p/q फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती? बहुत इजी सा पार्ट है, ठीक है। बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझेंगे, कहानी वहीं पे हो जाएगी अच्छी, क्लियर। चलो आ जाओ। मैंने कहा सर अगर फ्रैक्शन नंबर है तो फ्रैक्शन नंबर तो ऑलरेडी p/q फॉर्म में होते ही हैं, यानी 2 या फिर हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स कह सकते हैं। इसके अलावा तुम्हारे डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शन नंबर, ये सारे नंबर्स क्या हैं? हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। याद रखिएगा, नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर है? चलो आते हैं अगले पार्ट की ओर। मैंने कहा सर अगर बात करते हैं रेशनल नंबर की तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? अच्छा एक चीज़ समझना, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? अगर शॉर्ट में अगर किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो तो q से करते हैं, जैसे इंटीजर को i से करते हैं, नेचुरल नंबर को n से करते हैं, होल नंबर को w से करते हैं, उसी तरीके से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम q से, ठीक है जी। अब हमने कहा सर पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से रेशनल नंबर रिएक्ट करता है, मतलब किस तरीके से दो रेशनल के बीच में रिलेशंस हैं, ये सारी चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को देखते हैं। हमने कहा ठीक है सर, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी इज़ रिलेटेड टू। अच्छा ये साइन है किस चीज़ का, थोड़ा समझना। ये हमने कहा सर ये तो ई दिख रहा है बट ये ई नहीं है, क्या है ये? बिलोंग। अगर कोई टर्म किसी चीज़ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रिलेट कर रहा है कह सकते हो, तो वो हमारा क्या कहता है? इस साइन का यूज़ करते हैं, इसको हम बिलोंग कहते हैं, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग क्यू है, इसका मतलब है ए और बी हमारे क्या हैं? क्यू यानी
रैशनल नंबर हैं। सिंपल सी कहानी ये कह रहा है, ठीक है। देन अगर ए बी दो रैशनल नंबर हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी और ए डिवाइडेड बी, चार ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। चारों कंडीशन में तुम्हारा जो वो होगा, क्या होगा, आंसर होगा या फिर फाइनल रिजल्ट होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। याद रहेगा, मैंने कहा सर ए और बी इफ टू रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास और मैंने उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, मैंने कहा सर 2 है और 3 है, हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने कहा इनका मल्टीप्लाई करा दो तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा 2 + 3 कर दो, 2 + 3 कर दो, 3 2 5, 5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर। मैंने कहा 1/2 + 1/2 कर दो, ये तो हो जाएगा 1, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो इन दिस केस जब भी दो रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, उनके बीच में चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चारों केस में क्या होने वाला है। मैंने कहा सर चारों केस में जो भी रिजल्टेंट आने वाला है वो आपका होगा क्या, रैशनल नंबर। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो आज मैंने कहा सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो देखो ऐसा है, वैसे जनरली आप लोगों ने 8th में 7th में पढ़ा होगा ना, तो आप एडिशन के लिए अलग से, मल्टीप्लाई के लिए अलग से, डिवाइड के लिए अलग से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़े होते हैं। हमने सारी प्रॉपर्टी एक साथ कर दी जिससे आपको हर एक ऑपरेशन में रिलेशन भी समझ में आ सके, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ भी एक बार में समझ में आ सके। जैसे यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a + b और b + a इक्वल होता है। सेम वे में मल्टीप्लाई में भी ये होता है, a/b = b/a। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किन्हीं दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर, तो जो उसका रिजल्ट होता है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपल समझना। मैंने कहा सर 2 इंटू 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 कर दूं तो इसका आंसर भी क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वी हैव 2 रैशनल नंबर और उनका मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, क्या किया, मल्टीप्लाई कराया, चाहे a to b कराया यानी 2 इंटू 3 कराया या 3 इंटू 2 कराया, आंसर सेम आएगा, यानी उनके ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। सिंपल सी कहानी है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। चलो आ जाओ। मैंने कहा सर एडिशन के लिए क्या बात है, मैंने कहा 2 + 3 कर दो, 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। मैंने कहा 3 + 2 कर दो, ये भी 5 होता है। भैया ऑर्डर चेंज, चाहे 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, किसी भी केस में क्या हो रहा है, हमारे रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी दो रैशनल नंबर्स आएंगे उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं, डिवाइड में चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, बट इन दोनों केस में ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे a + b करिए, चाहे b + a करिए, चाहे a इंटू b करिए, चाहे b इंटू a करिए, सेम रहेंगे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, सिंपल सा, अच्छा इसको आपने एसोसिएटिव ओवर एडिशन वाला भी पार्ट, अच्छा नहीं सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। हमने कहा सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या है कि अगर मेरे पास 3 टर्म है, क्या है 3 टर्म, अब चाहे वो एडिशन के लिए हो या आपके मल्टीप्लाई के लिए, याद रखना कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए वैलिड थी, a + b, b + a इंटू b, b इंटू a, यानी मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए। सेम वे में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए है, यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी सब्ट्रैक्शन और डिविजन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हम नहीं कर रहे होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं क्या कहानी है। मैंने कहा सर 2 + 3 और +5 लिखा हो या फिर 2 + 3 + 5 लिखा हो। मैंने क्या किया, वही ऑर्डर वाला गेम है, क्या कि मैंने 2 + 3 को पहले सॉल्व किया, क्या हो गया 5, और 5 में फिर इसको 5 को क्या किया, इस 5 से ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 10 आ गया। इधर चलते हैं, हमने कहा नहीं सर हम पहले 5 + 3 करेंगे, 5 + 3 किया 8, 8 + 2 किया 10 आ गया। तो हमने ये पाया कि भैया अगर कोई 3 टर्म हो तो पहले 2 टर्म को ऐड करके मैं तीसरा टर्म ऐड करूं, या पहले लास्ट 2 टर्म को ऐड करके फिर पहला टर्म ऐड करूं, दोनों कंडीशन में आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है जी। यही चीज़ आप मल्टीप्लाई में भी देखोगे कि अगर 3 टर्म मल्टीप्लाई में हो, मान चलो कितने, मैंने कहा 2 3 5, क्या है, मैंने कहा सर 2 3 और 5 मल्टीप्लाई में है, 2 3 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्या होने वाला है। मैंने कहा सर 2 इंटू 3 करके 5 करो, क्या हो जाएगा 3 2 6 इंटू 5, ये हो गया 30। किसी ने कहा नहीं सर मैं जब सिंप्लीफाई कर रहा था तो मैंने 3 इंटू 5 किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 3 15 इंटू 30।
तो क्या इनके आंसर में चेंज आएगा? हमने कहा नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। यानी किन्हीं अगर 3 टर्म्स हैं, किन्हीं 2 टर्म का ऐड करके तीसरे को तीसरे को ऐड करो, 2 को ऐड करके तीसरे को ऐड किया, या लास्ट वाले 2 टर्म को ऐड करके पहले को ऐड किया, कोई भी आंसर में चेंज नहीं आने वाला है। और ये सिर्फ फर्स्ट और वो भी नहीं है। अगर आप बताऊं यहाँ पे अगर 2 + 3 + 5 है, आपने कहा 5 + 2 करके 3 ऐड कर दो, 5 + 2 7 और 7 + 3 10, तब भी सेम आंसर आने वाला। कहाँ गया ये वाला? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ ये रहा। बस में चीज़ें क्लियर कट समझ में आ रही, ईजी हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन भी कहते हैं इसको, या ओवर मल्टीप्लाई भी कहते हैं, ठीक है। अब कहानी क्या है? मैंने कहा सर अगर a ब्रैकेट के अंदर b + c है तो क्या होगा? हमने कहा a का मल्टीप्लाई b से होगा, a का मल्टीप्लाई c से होगा। यानी डिस्ट्रीब्यूट ही तो हुआ a b के साथ, a c के साथ। सिंपल सी कहानी है, और इसका हम यूज़ हमेशा सिंप्लीफिकेशन में करते हैं, याद रखना। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो मैंने कहा सर अगर मेरे पास क्या है? 2 है ब्रैकेट में 3 + 5 क्या है? 2 है, b + 5 है, और इक्वल टू कह रहा है 2 × 3 + 2 × 5। मैं अगर प्रॉपर्टी के थ्रू लिखूं तो LHS = RHS होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने कहा सर 5 + 3 8, 8 × 2 16 आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ आ जाओ, 3 × 2 6 और 5 × 2 10, और 10 और 6 ये हो गया 16, यानी LHS = RHS है। इसका मतलब क्या है कि इफ़ a ब्रैकेट के अंदर b + c है तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट यानी a × b + a × c करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पहले भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इजी सी प्रॉपर्टी है। हमेशा मल्टीप्लाई करने में जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट में होगी, उसके ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म होगा तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? ठीक है जी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है उसे आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ क्या होगी कि एडेटिव आइडेंटिटी = 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1। अब मतलब क्या है कि भैया 2 ऐसे टर्म्स जिनका सम आ जाए 0, क्या कहेंगे कि एडिटिव की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सर अगर मेरे पास कोई ऐसा टर्म है जिसको ऐड करने पे, सुना बहुत इजी वे में चलेंगे। मैंने कहा सर मेरे पास एक टर्म a है, क्या है? एक टर्म a है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? तो हमने कहा एडिटिव एंटिटी वो होगी जिसको सम करने पे ये टर्म क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मैंने कहा सर a है, अगर मैं -a को क्या कर दूं? इसमें ऐड कर दूं, -a को क्या कर दूं? ऐड कर दूं। फिर से समझना, मैंने कहा a है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? -a। दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी कैसे कहते हैं? तो हमने कहा सर वो आइडेंटिटी जिसमें किसी टर्म को दूसरे टर्म से ऐड करने पे फाइनल जो रिजल्ट आए वो 0 आ जाए। तो इन दिस केस वो हमारा क्या कहलाएगा? जैसे a का आइडेंटिटी क्या होगा? आपका -a होगा। क्लियर है? अब सेम वे में आ जाते हैं किसे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ जाए? रिजल्टेंट 1 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे अगर रिजल्टेंट 1 आता है तो हमारा क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। चलो देख लेते हैं क्या कहानी है। तो मैंने कहा सर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2, मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेसिप्रोकल 1/2 से, तो 2 से 2 कट गया, फाइनल आया 1। तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी? 1/2 होगी। क्लियर है? तो याद रखिएगा एडिटिव के लिए क्या करते हैं? हमने कहा सम 0 होना चाहिए, तो a है तो -a, 2 है तो -2, 3 है तो -3, 1/2 है तो -1/2 उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। वहीं पे अगर मल्टीप्लाई की बात कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर बात करते हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी a है तो 1/a, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, -2 है तो -1/2। सिंपल सी कहानी है। क्लियर है? ठीक है। अब लास्ट जो है आपका इन्वर्स। इन्वर्स मतलब क्या हुआ कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ a इज -a, और मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? a का 1/a हो जाएगा, वेयर a ≠ 0 होगा। सिंपल सी कहानी है। तो हमने कहा a - a क्या है? एक दूसरे का एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि सम 0 होना चाहिए, तो a - a = 0, ठीक है। अभी इन्वर्स की बात करो तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? a का -a होगा, a का क्या होगा? माइनस होगा, 2 का कितना होगा? -2 का, 3 का कितना होगा? -3 होगा।
सेम वे में मल्टीप्लाई वाले केस में a का 1/a, b का 1/b, 2 का 1/2, 3 का 1/3। क्लियर है? ठीक है भाई, ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करें, सिंपल सी कहानी। ठीक है, बहुत इजी सा पार्ट है, नाम के साथ याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले टाइप क्वेश्चन क्या आएगा? मैंने कहा सर टाइप 1 के अकॉर्डिंग कर लो या क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द रेशनल बिटवीन टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर देगा और आपसे कहेगा इनके बीच के रेशनल नंबर को फाइंड करना। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि हमको 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 नंबर रेशनल नंबर या 20 रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स पूछ रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास 3 मेथड हैं उसको सॉल्व करने के। सबसे पहला मेथड आपके सामने है, तो चलो पहले इसको समझते हैं, इसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को। सारे मेथड अच्छे से समझ लेंगे, जिस मेथड से कहेगा या जिस मेथड की रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर लेंगे बस में। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर सबसे पहला पार्ट फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। जैसे a और b दे रखा है और इसके बीच में 2 रेशनल नंबर को फाइंड करने को कह रहा है, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने को कह रहा है, तो कैसे करोगे? तो हमने कहा सर सिंपल सा मीन मेथड का यूज़ करके a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको समझना क्या कहानी है। मैंने कहा सर अगर ये a है और ये b है, अगर नंबर लाइन है ये a है b है तो ऑब्वियस सी बात है b ग्रेटर देन a होगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा a टू b, मैंने कहा सर इसके बीच एक रेशनल नंबर क्या होगा? तो मैंने कहा सर इन दोनों का सम किया और डिवाइड 2 किया तो इसका मिड पॉइंट ही तो आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और a और b के बीच में ये वाला टर्म a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 लाई करेगा, यानी a और b के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सिंपल से कहानी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा सर एक नंबर ले लो, ले लेते हैं 2 और 4, जिससे आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते। मैंने कहा सर 2 और 4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ 2 है यहाँ 4 है। आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? देखो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि भैया फाइंड करो रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, तो याद रखना जब 1, 2 या 3 तक पूछ रहे तो उस कंडीशन में इस मेथड को यूज़ करना है। देखो ऐसा है 3 मेथड है तो तीनों अलग अलग कंडीशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि किस कंडीशन में कौन सा मेथड यूज़ करें। सिंपल सी कहानी है। क्यों? क्योंकि 2 रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर के लिए ये जो वो है आपका मेथड इजी है, लेकिन अगर आप दूसरे मेथड को यूज़ करो तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर 3 से ज़्यादा रेशनल 4, 5 या 6 या 7 रेशनल नंबर फाइंड करना हो, उसके लिए इस मेथड को यूज़ करोगे तब डिफ़िकल्टी फेस होगी। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं क्या कहानी है। मैंने कहा सर 2 और 4 के बीच में 2 रेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं, 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला तरीका हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज यानी लास्ट वाले फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को मान लेंगे, यानी a को माना 2 और b को मान लिया 4। पहला पार्ट क्या हुआ कि मैंने बाउंड्री सेट कर दी कि a और b के बीच में चाहिए, तो a को मान लोगे इनिशियल वाला 2 और b मान लेंगे 4। ठीक है, तो हमने कहा सर पहला जो आपका रेशनल नंबर आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या, फर्स्ट रेशनल नंबर इज कितना 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 प्लस 2 6/2 यानी 3 कहाँ लाई करेगा? हमने सर 2 से 3 के बीच में 2 से 4 के बीच में करेगा, तो हमको पहला रेशनल नंबर मिल गया। ये हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर की। हमने कहा सर सेकंड रेशनल नंबर अगर इसे फाइंड करना तो कैसे फाइंड करोगे? तो फिर से एक बार आपको a और b को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि सर अब ऐसा कर लो कि यहाँ पर जो मैंने ये a लेट किया था इसको हटा दो, 3 को a लेट कर दो। अब फिर से समझना, a और b 2 और 4 के बीच में रेशनल नंबर है 3, और 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर कुछ आएगा, और वो जो रेशनल नंबर आएगा 2 और 4 के बीच में ही तो होगा। लॉजिक समझ में आया? मैंने कहा यस सर। इसी तरीके से हम बाउंड्री चेंज करते जाएंगे, a b के बीच में ये, मैंने कहा सर इसके बीच में कोई रेशनल नंबर आएगा, फिर नई बाउंड्री इसको मान लेंगे, फिर इनके बीच का रेशनल नंबर आएगा, फिर इनके बीच का रेशनल नंबर आएगा। तो आप हर बार एक बाउंड्री को खसकाते जाओगे और बीच वाले नंबर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 लगाते चले जाओगे, तो आपको रेशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। जितने रेशनल नंबर चाहिए उतनी बार आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी कि जैसे जैसे 3 प्लस करोगे, मतलब 4 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर या 6 रेशनल नंबर की बात करोगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका हार्ड होता जाएगा इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब भी 2 या 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। अगर उससे अधिक है तो हम अदर मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है,
चलो आ जाओ। मैंने कहा सर सेकंड रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो सेकंड रेशनल नंबर के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझना। सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है। हमने कहा सर 3 को क्या किया, हमारे पास 3 है, 3 को मैंने क्या किया, एक जो है लिमिट मान ली, a की वैल्यू 3 मान ली और b को मान लिया 4, ठीक है। फिर से a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 लगा दो। तो मैंने कहा सर फॉर ए सेकंड रेशनल नंबर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, तो सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा, तो हमने कहा सर 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 3 7/2, 7/2 यानी 3.5, क्या होगा 3.5 या 7/2 ही लिख सकते हैं। अच्छा 3.5 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, मैंने कहा यस इनके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में क्या होगा 7/2 होगा। डन, क्लियर। अच्छा जी, अब इसके बाद कहा कि नहीं सर थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, तो 2 तरीके हैं, आप फिर से इसको a इसको b मान के a + b डिवाइडेड बाई 2 कर दो, एक तरीका। दूसरा आप ये कर सकते हो 2 को a और इसको b मान लो। कहानी ये है ना कि हमको a और b जो आपका अपर और लोअर लिमिट वाली बात है, 2 और 4 के बीच में ही सारी वैल्यूज चाहिए, तो आप इसको 2 और इसको 3, इसको a इसको b मान लिया, तो a + b डिवाइडेड बाई 2 यहाँ कहीं आएगा, और ये भी तो 2 और 4 के बीच में ही होगा। क्लियर है, इस छोटे से बात को याद रखना। अच्छा एक चीज़ और समझ लेना, मैंने कहा सर किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, कोई भी 2 होल नंबर्स हैं 2 और 3, तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका आंसर आपके दोस्त का आंसर कुछ अलग आ रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आपको बस अपने मेथड पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेथड सही है कि, बाकी आंसर्स वो भी एक्सेप्टेबल होंगे भले ही अलग अलग। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड का भी यूज़ करना है, तो हमने कहा सर जब भी हमें 2 या 3 2 and 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स फाइंड करने हो, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में 2 या 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, देन फर्स्ट मेथड इजी है, आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर अधिक रेशनल नंबर्स हों, मैंने कहा सर 5 6 10 20 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो उस कंडीशन में फर्स्ट मेथड में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करेंगे, हम अपना सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे। क्या होता है, मेथड फॉर फाइंडिंग लार्जर नंबर ऑफ ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। क्या है मेथड, इस बात को समझ लेते हैं। तो हमने कहा सर मान लीजिए मेरे पास कोई 2 नंबर है, ठीक है, समझिएगा भाई स्टेप बाय स्टेप क्योंकि बहुत ही इजी पार्ट है, ठीक है। मैंने कहा सर अगर मुझे x एंड y के बीच में 2 3 10 20 जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा d की वैल्यू, ठीक है। d क्या है, y - x डिवाइडेड बाई n+1। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने कहा सर अगर मुझे 2 और 7 के बीच है, 2 और 7 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 2 और 7 के बीच में कितने हैं 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं 2 और 7 के बीच में, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, तो हमने कहा एक को मान लेंगे x एंड y, वेयर x इज लेस देन y, तो ये 2 क्या हो गया, x की वैल्यू x = 2 लेट कर लेंगे, 7 क्या हो गया, y की वैल्यू y = 7 हो गया, ठीक है। तो इन्हें फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमने कहा सर d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू क्या है, y - x/n+1, वेयर y आपका ये अपर लिमिट हो गई, x क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गए, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म या फिर नंबर ऑफ रेशनल नंबर रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं। अगर 5 रेशनल चाहिए तो n की वैल्यू 5, इफ़ 7 रेशनल नंबर चाहिए होता तो n की वैल्यू 7, इफ़ 10 रेशनल नंबर चाहिए होता तो n की वैल्यू 10 हो जाती। सिंपल सी कहानी, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। आज मैंने कहा सर d की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, y की वैल्यू मुझे पता है जो कि क्या है 7, तो यहाँ रख देंगे 7, माइनस x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, राजा। अच्छा जी, अपॉन में n+1, कितने रेशनल नंबर चाहिए, हमने कहा 5, तो n+1 यानी यहाँ आ जाएगा 5 + 1, 7 - 2 क्या हो गया 5, और 5 + 1 इज 6, तो d की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5/6। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, तो हमने कहा सर हमारी जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होगी, एक को x जो लोअर लिमिट है उसको x मान लिया, जो अपर लिमिट है उसको y मान लिया, फिर d की वैल्यू निकाली जो कि फॉर्मूला है y - x डिवाइडेड बाई n+1, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर रिक्वायर्ड। तुम्हें जितने रेशनल नंबर चाहिए n की वैल्यू वही है, अगर 10 चाहिए तो n की वैल्यू 10, 20 रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स है तो n की वैल्यू 20 30 40 जितने भी रेशनल नंबर चाहिए उतने होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर, मैंने कहा d की वैल्यू आ गई। अब n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y कौन से होंगे, तो हमने कहा सर पहला रेशनल नंबर होगा x + d, 2,
और 7 के बीच में पहला रेशनल नंबर क्या होगा, तो मैंने कहा सर पहला रेशनल नंबर होगा 2 प्लस डी की वैल्यू क्या है 5/6, तो 2 प्लस 5/6। हमने कहा सेकेंड रेशनल नंबर, तो हमने कहा 2 प्लस 2d x प्लस 2d, तो 2 प्लस 2 इंटू 5/6। हमने कहा ठीक है सर। थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा, हमने कहा सर 2 प्लस 3 इंटू 5/6। फोर्थ रेशनल नंबर तो 2 प्लस 4 इंटू 5/6। अच्छा जी, सिक्स रेशनल नंबर 4, फिफ्थ रेशनल नंबर तो 2 प्लस 5 इंटू 5/6। और सिक्स रेशनल नंबर की अगर बात करो तो देखोगे तो यहाँ 7 अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से रीअरेंज है कि 2 प्लस अगर 6 इंटू 5/6 किया तो देखो 6 कट गया, 5 प्लस 2 7, और ये वैल्यू 7 ही तो थी। ठीक है, वैसे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, हमें 5 तक चाहिए था तो हम 5 तक जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि अगर अगला टर्म रखें तो क्या होने वाला है। तो मैंने कहा सर 2 से लेकर के 7 के बीच में 5 रेशनल नंबर क्या होंगे, 2 प्लस 5/6, 2 प्लस 2 इंटू 5/6, 2 प्लस 3 इंटू 5/6, 2 प्लस 4/5/6, 2 प्लस 5 इंटू 5/6, यानी x प्लस डी क्या होगा, x और y के बीच में n रेशनल नंबर्स होंगे, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, कहाँ तक, x प्लस nd तक। क्लियर है, सिर्फ क्या करना है, x की वैल्यू रखते जाना है और वो d की वैल्यू रखते जाना है, इजी वे में आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो फाइनल आंसर आपके सामने है। क्लियर है, इजी मेथड था। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट को। मैंने कहा सर इसके अलावा एक और मेथड है। अगर मेरे पास देखो ऐसा है, नॉर्मल इंटीजर नंबर से सिंप्लीफाई करना है, इजी टास्क हो जाता है, लेकिन डिफरेंट फ्रैक्शन नंबर से अगर फ्रैक्शन नंबर है तो उनको सॉल्व करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं कहूँ कोई दो फ्रैक्शन नंबर हैं, उनके बीच में 10, 20, 30 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो उस कंडीशन में क्या करने वाले हो, तो मैंने कहा सर अगर मुझे रेशनल फाइंड करना है दो फ्रैक्शन नंबर्स के बीच में, या दो रेशनल नंबर ही हैं बट इनके बीच में क्या करना है, मुझे 4 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, 20 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो एक और तरीका है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ईजी सा है। ठीक है, और इसमें दो केसेस है, दोनों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट थिंग तो ये आ जाओ यहाँ पे, मैंने कहा सर हमको फाइंड करना है 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/6। स्टेप को समझना क्या है, 2/3 है, 5/6 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है, सॉरी जो डिनोमिनेटर क्या है 3 और 6, उसका लोगे एलसीएम। पहला स्टेप क्या है, मैंने कहा सर अगर मुझे दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, सॉरी दो फ्रैक्शन नंबर कह दो ज़्यादा बेटर, वैसे रेशनल नंबर तो होते हैं। मैंने कहा सर दो रेशनल नंबर अगर मुझे गिवन है तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये है तो उनके डिनोमिनेटर का लेना है एलसीएम। मैंने कहा 3 और 6 का एलसीएम लीजिए भाईजान, क्या होने वाला है, तो हमने 3 × 3, 3 × 6, ये हो गया 2, ये 1, 1, 3, 2, 6 इज ए एलसीएम ऑफ 3 and 6। सिंपल से कहानी, वैसे डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन मैंने कहा एक बार देख ले कि एलसीएम कैसे निकलता है, थोड़ा आपको रिवाइज हो जाएगा। चलो आ जाओ। मैंने कहा सर सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद ये है 2/3, ये क्या है 5/6, एलसीएम निकाल लिया, कितना है 6। तो हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर को सेम करना है तो मैंने कहा सर 3 को क्या करना है 6 बनाना है। 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी। अब ऑब्वियस सी बात है, इन मैथ्स अगर 2 से आप डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ओवरऑल नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला। क्लियर, याद रहेगा। ठीक है सर जी, यानी हम यहाँ 2 × 2 और 3 × 2 करेंगे। 6 को 6 बनाने के लिए कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो दिखाने के लिए, बाकी कुछ खास नहीं। मैंने कहा 3 × 6 है, एलसीएम 6 बनाना था, मेरा यहाँ पे हो गया 4/6। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 5/6 ऑलरेडी है, ये क्या है 5/6 है ये। फर्स्ट स्टेप एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का। सेकेंड स्टेप, जो दोनों हमारे फ्रैक्शन हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। ठीक है जी, ये आप पहले भी कर चुके हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने कहा सर जितने रेशनल नंबर चाहिए, मुझे 5 रेशनल चाहिए, 6 चाहिए, 4 चाहिए, यहाँ पे कितना है 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमने कहा सर मुझे 4 रेशनल नंबर चाहिए, तो उसमें करो 1 ऐड, 4 + 1 क्या होगा 5। अब दोनों नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4/6 से 5 का ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। सेम वे में 5/6 यहाँ पे है, 5/6 में भी 5 का न्यूमरेटर 5 का डिनोमिनेटर में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई कर लो, 5 × 4 = 20, 6 × 5 = 30, तो ये हो जाएगा 20/30। सिंप्लीफाई करने मत बैठ जाना अभी,
ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, ठीक है जी। इसको सॉल्व करोगे 5 × 25, 6 5 ज़ा 30, 20/30, 25/30। 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो पहला रेशनल नंबर होगा 21/30, दूसरा होगा 22/30, तीसरा होगा 23/30, 24/30। तो देखो 4 रेशनल नंबर्स आपके सामने हैं। इजी था। और ऐसा नहीं 4 ही नहीं से, अगर 10 रेशनल नंबर भी करता तो सेम वे में हो जाता। बस वहाँ क्या होता कि यहाँ पर जो ये वाला टर्म है 10 + 1 10 + 1 11 होता है, 11 का ऊपर डिनोमिनेटर और 11 का डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे होते। बहुत इजी सा पार्ट है, इजी वे में कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं इससे रिलेटेड। मैंने कहा सर मुझे 10 रेशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन 2 नंबर्स, कौन कौन से, 2/7 और मान के चलिए 3/2 में। रुक जाना, 1 सेकेंड रुकना। मैंने कहा सर रुक जाओ, ले लेते हैं 1/2 एंड 3/2 के बीच में कितने। हमने कहा सर 5 रेशनल नंबर बता दो। एक केस तो वो था कब, मैंने कहा सर जो ये वाला केस था यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो हमने कहा सर जब डिनोमिनेटर सेम नहीं तो हमें सबसे पहले क्या करना था, डिनोमिनेटर को सेम करना था। कैसे करते थे, एलसीएम लिया था और उसके बाद हमने कन्वर्ट कर लिया था, फिर जितने रेशनल नंबर चाहिए थे उतने से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। ये स्टेप था पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ खास नहीं करना है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, एलसीएम 2 है और 2 बनाई हुआ है, तो सीधा सेकेंड स्टेप पे चले जाएंगे। क्या कि अगर मुझे 10 रेशनल नंबर चाहिए तो 10 + 1 11 का ऊपर नीचे, यहाँ पे 11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 11/22 हो जाएगा, ये 33/22 हो जाएगा। तो इसके बीच में 10 रेशनल नंबर क्या होगा, तो हमने कहा 12/22, 13/22, 14/22, 15/22 एंड सो ऑन। बात समझ में, ठीक है। आखिरी आएगा 32/22, बाद में सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर दे सकते। तो ये भी एक तरीका है, दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना। जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इस मेथड का यूज़ कर रहे होंगे। एलसीएम सेम नहीं है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लिया, पहले एलसीएम को इक्वल बनाया, फिर जितने रेशनल नंबर चाहिए उसमें 1 ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और उनके बीच के सारे नंबर्स लिख दिए। क्लियर। सेकेंड चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इफ़ डिनोमिनेटर आर सेम तो सीधा सेकंड स्टेप में चले जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हमें अगर 1/2 और 3/2 डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिंपल सा क्या करना है कि जितने भी रेशनल नंबर कहें, 10 रेशनल नंबर कह रहा तो 10 + 1, 12 कहता है तो 12 + 1 करके यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इनके बीच के जितने भी नंबर आएंगे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, वो सारे नंबर इनके बीच में ही होंगे। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहेगा। बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने 3 मेथड बता दिए इजी मेथड से। फर्स्ट मेथड a + b / 2 मीन मेथड है। यूज़ कब करना है, जब 2 से 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, इजी वे में सॉल्व कर लो, ठीक है। कहीं कहीं कहता है कि भैया फॉर्मूला यूज़ करके हमको क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमेशा x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d वाला फार्मूला यानी सेकेंड मेथड को यूज़ कर लो। और कहीं पे अगर ऐसे रेशनल फ्रैक्शन नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम थर्ड मेथड को यूज़ करेंगे। लॉजिक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी सा पार्ट था, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर, यानी मैंने कहा सर रेशनल नंबर समझ गया, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना था ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट टाइम आता है हमारा इन रेशनल नंबर। मैंने कहा इन रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो सिंपल सी कहानी है, अभी हमने डेफिनेशन क्या बताई थे रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर कहते थे कि वो नंबर जिनको PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं और वेयर Q ≠ = 0, देन वो हमारे था रेशनल नंबर्स। तो जिन नंबरों को हम PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इन रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है जी। क्या है कि ए इन रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल फ्रैक्शन यानी a/b फॉर्म में, ठीक है। क्या करते हैं, a/b फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो इस टाइप के जो भी नंबर होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, इन रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो कभी कभी दिमाग में आता है कि भैया ऐसे कौन से नंबर जिनको PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको भी समझेंगे, ठीक है। मैंने कहा सर फर्स्ट द स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, कोई भी नंबर क्या हो, √2 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, इस टाइप के नंबर हैं, ठीक है। या फिर मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस हो। अब इस वाले पार्ट को समझते हैं। मैंने कहा सर अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर जो हो क्या
नॉन टर्मिनेटिंग। अब कुछ लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो उसके लिए आ जाता है। मैंने कहा सर बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की, फिर से समझना, मैंने कहा सर डेसिमल नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेसिमल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स, क्या होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स किसे कहते हैं, हमने कहा वो नंबर आफ्टर डेसिमल, एक डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद जाकर के रुक जाते हैं। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल 2.71 हो गया, 2.8.732 ऐसा कुछ हो गया है ना, या 0.0007 हो गया। हम ये पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद ये क्या कर रहे हैं, रुक जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, तो इस टाइप के नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। सिंपल सी कहानी। फिर दूसरा टर्म आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ कि आफ्टर डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो, यानी रुके ही नहीं, कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक भागते हुए चले जा रहे हैं। तो इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सर लिखा है 2.77777777, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। या फिर आप लोगों ने 2.7 बार टाइप का देखा होगा, किसी पैटर्न को फॉलो करे 2.616161, या किसी पैटर्न को नहीं भी फॉलो कर रहा है 2.732152101231 डैश 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 डैश, ठीक है। तो जो नंबर्स आफ्टर डेसिमल के बाद क्या होता है, टर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हम फिर से दो पार्ट में तोड़ते हैं। कौन कौन से, हमने कहा रिपीटिंग नंबर्स और नॉन रिपीटिंग नंबर्स। लॉजिक समझ लेना भाई लोगों, क्योंकि कंफ्यूजन होती है, इस वजह से मैंने बता दिया। मैंने कहा सर डेसिमल नंबर क्लियर है, अगर किसी नंबर में क्या हो डेसिमल का यूज़ हो रहा है तो हमारे डेसिमल नंबर के यूज़ में आते हैं, मतलब डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। फिर इसमें दो पार्ट हो गए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वो है कि आफ्टर डेसिमल के बाद किसी पॉइंट पे जाकर टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, वो हो गए टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि आफ्टर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक डिजिट जाती हैं, कहीं रुकती नहीं, तो इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग मतलब क्या हुआ कि भैया आफ्टर डेसिमल के बाद किसी फिक्स पैटर्न को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, या 673 है, या फिर क्या कर दिया 2.77777 ही है, ये वाला जो था हमारा एग्जाम्पल, या फिर 2.7 बार है, 616161 है। आफ्टर डेसिमल के बाद क्या कर रहा है, किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। इनफाइनाइट तक जा तो रहा है बट क्या कर रहा है, किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो भैया हमें इन नंबर को भी हम p/q फॉर्म में लिखना जानते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग हमने कहा सर आफ्टर क्या हो, ये वाला जो एग्जांपल है आपका, क्या कि भैया कोई भी पैटर्न फॉलो ना करो, इनफाइनाइट तक जाएं और किसी भी पैटर्न को फॉलो ना करो, तो इस टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं, नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं। 32015112110 डैश 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 डैश। ये समझ में आया? मैंने कहा ठीक है सर। अब इसमें जो चीज़ आपको बताने के लिए मैंने ये बताया इतना सारी कहानी, फर्स्ट टर्मिनेटिंग है 2.71 है, मैंने कहा पॉइंट हटाते थे 7 करके डिवाइडेड 100 करते थे। हमने कहा सर जो भी टर्मिनेटिंग नंबर है उनको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सीखा है, क्लियर है जी। नॉन टर्मिनेटिंग की अगर बात करता हूँ तो इसमें दो हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। तो याद रखिएगा 2.7 बार है, तो इन वाले नंबरों को हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, याद है ना, 9/7 करके सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते थे, जो रिपीटिंग टर्म्स हैं इनको भी हम p/q फॉर्म में इजी वे में कन्वर्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब नॉन रिपीटिंग नंबर की अगर मैं बात करूँ तो एक बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा डेसिमल के बाद कोई भी टर्म क्या रिपीट नहीं हो रहा है। तरीका क्या होता था कि हम पॉइंट के नीचे 1 लगाते थे और जितने डिजिट पॉइंट को इधर ले जाते थे उतने ज़ीरो नीचे बढ़ा देते थे, सिंप्लीफाई हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर उस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि पॉइंट के बाद कोई चीज़ पैटर्न तो फॉलो कर नहीं रहा, हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाते जाओ। कितने डिजिट ले जाओगे, इनफाइनाइट तक, तो नीचे डिनोमिनेटर में कितने हो जाएंगे, 1 के साथ इनफाइनाइट 0 हो जाएंगे। तो वो तो p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना इज़ ए टफ टास्क या इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो इन दिस केस जो भी नंबर नॉन रिपीटिंग है वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इनरैशनल नंबर कहलाएंगे। तो याद रखिएगा
जब भी इनरेशनल नंबर की बात करेगा तो दो डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली की वो नंबर जिनको हम पी/क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो नंबर पी/क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे इनरेशनल नंबर कहलाते हैं। और दूसरी अगर कोई डेफिनेशन पूछे अच्छी वाली तो उन्हें बताना भैया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसी का तो पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, इस टाइप के डेसिमल नंबर्स जो भी नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे, इनरेशनल नंबर होंगे। तो इनरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इनरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इनरेशनल नंबर। क्लियर है भाई? तो ये बात यहाँ पे हमने समझा दी। इसके अलावा जैसे आप इन जनरल, जैसे मैंने रूट का एग्जांपल दिया, √2, √7, √5 की वैल्यूज़ निकालने का, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम √2 की, √7, √5 की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो वहाँ पे भी हमें ऐसे टर्म मिल जाएंगे जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या कंडीशन है कि √m इज ए इनरेशनल इफ एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मेरे पास रूट है 4 लिखा है तो मैंने कहा सर 4 तो बाहर हो जाएगा 2, लेकिन अगर 3 लिखा है तो 3 का एग्जैक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये पी/क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और पी/क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाओगे तो ये टर्म भी क्या कहलाएंगे, इनरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर है भाई? तो क्या क्या चीज़ें हमने कहा कि वो नंबर जो पी/क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी ए/बी फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो हमारी क्या कहलाते हैं, इनरेशनल नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, इनरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। और अदर वर्ड ये भी कह सकते हो कि √m इन इनरेशनल नंबर इफ़ क्या हो, m कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना। अगर √9 है तो भैया यहाँ से तो 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये तो रेशनल हो गया। लेकिन अगर √7 है तो 7 बाहर नहीं आएगा, तो इन दिस केस ये इनरेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है भाई? बहुत इजी सा पार्ट है यार, रेशनल इनरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, खासकर इस वाले पार्ट में, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। दिमाग में रहना चाहिए कि भैया क्यों पी/क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, आता है ना। तो भैया अगर √2, √3, √7 की बात करो तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके देख लो, क्या होगा ना, कोई आपको पैटर्न मिलेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है जी, तो वो नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे। इसके अलावा अगर डेसिमल की बात करो तो इजी वे में आप देख ही रहोगे कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर्स हैं कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे तो उनको पी/क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना या कन्वर्ट नहीं कर पाते, इस वजह से हमारे क्या कहलाते हैं, इनरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है? क्या यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आई बेटा? देखो कहानी वही है कि आपको हर एक चीज़ को बारीकी से समझना है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ का वादा है कि जब आप इस चैप्टर को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आप पढ़ समझ लोगे ना, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझ लोगे, तो आप आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकोगे। बस में ठीक है, चलो आगे। अब आ जाते हैं इस पार्ट में, क्या कि भैया किस तरीके से हम रेशनल नंबर या इनरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है नंबर लाइन फॉर ए नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कहा सर रियल नंबर लाइन हमने पढ़ा था। और एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, हम किसी भी नंबर लाइन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, भाई रियल नंबर्स हैं तो हमने कहा हम हर एक नंबर को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा सर रियल नंबर लाइन किसे कहते हैं, थोड़ा इसकी बात कर लो एक बार। तो रियल नंबर लाइन आपने वैसे बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। क्या होगी, एक लाइन जहाँ पर इधर क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, वहाँ पे इनफाइनाइट, क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, जिसके सेंटर में क्या होगा 0 होगा। ये हमारी क्या है, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर्स किसे कहते हैं, हमने कहा जो भी नंबर इस रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल इनरेशनल 2 नंबर आएंगे, ठीक है जी, क्योंकि अभी हम सीखेंगे कि √2, √3, √7 कैसे हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। हमने कहा सर नेचुरल नंबर कहते किसे हैं, तो हमने कहा सर किसी भी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, मैंने कहा सर कि 1 to infinite ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर किसे कहते हैं भैया, 1 to infinite ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर है भाई? इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, हमने कहा सर काउंटिंग नंबर, या नंबर p/q फॉर्म में हो वेयर q की वैल्यू ऑलवेज 1 हो, इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। इन्हीं में इंटीजर नंबर का ही पार्ट है क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, हमने कहा सर 1 to infinite ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज कॉल्ड आपका क्या, नेचुरल नंबर। क्लियर रहेगा? ठीक है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं ये समझ में आया, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है जी। तो हमने कहा सर किसी भी नेचुरल नंबर को हमारे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तरीका क्या है, सिंपल से समझना। मैंने कहा सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये हमारे सारे नेचुरल नंबर ही तो हैं, रिप्रेजेंट करो। तो आपको क्या करना है, पहली बात यह है, याद रखना जब भी नंबर लाइन की बात कर रहे हो या ग्राफ की बात कर रहे हो तो उनके बीच की स्केलिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको इस स्केलिंग का जरूर ध्यान देना है। स्केलिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 या यहाँ पे मैंने -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5 की बात करूँ तो इन सारी कंडीशन में एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो ये कि ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होंगे। मतलब जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, या ये डिस्टेंस हो, चाहे ये डिस्टेंस हो, चाहे ये डिस्टेंस हो, ठीक है। मैंने रफली किया है तो हो सकता है आपको थोड़ा अलग अलग दिख रही हो। ये सारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए। मतलब ये सारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पहली बात तो ये लाइन ड्रॉ करते हुए इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैंने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मुझे नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आपको जैसे यहाँ 2, 3, 5, 7 है तो 2 पे जाओ और उसको फिल कर दो ऐसे, 3 पे जाओ उसको फिल कर दो, 5 पे जाओ उसको फिल कर दो। मान लो यहाँ 6, यहाँ 7 होगा, 7 पे जाकर उसको फिल कर दो। सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट को देखना। मैंने कहा सर अगर मुझे नंबर रिप्रेजेंट करने हैं तो कोई एक ले लेते हैं, रेड से ले लेते हैं। तो क्या करना है, सिंपल से जैसे 2, 3, 5, 7 है तो 2 पे जाके सर्कल फिल कर दिया, 3 पे फिल कर दिया, 5 पे फिल कर दिया, 7 पे फिल कर दिया। ये क्या दिखाता है कि भैया नंबर लाइन पे हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, 2, 3, 5 और 7। उसके अलावा कहीं पे भी कुछ नहीं, सिर्फ स्केलिंग करनी है और छोड़ देना है। बात समझ में। जैसे उसने अगर 5, 3 और 8 को रिप्रेजेंट करने को कहा तो 5 पे जाओगे फिल कर दोगे, 3 पे जाओगे फिल कर दोगे, 8 पे जाओगे उसको फिल कर दोगे। बस सिंपल सी कहानी, ठीक है। ओपन सर्किल क्लोज सर्किल वाली बात होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आता है क्या, होल नंबर्स। अब होल नंबर किसे कहते हैं, फिर से वही वाली बात, क्या इंटीजर का ही ये भी पार्ट है क्या, 0 to infinite ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, 0 to infinite ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, या 1 to infinite ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर प्लस 0 को उसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने पॉजिटिव इंटीजर नंबर हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं आपका क्या, होल नंबर। याद रखेंगे क्या, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर। W से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा ठीक है सचिन, इनको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सेम वे में जैसे हमने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया वैसे ही करेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने कहा सर 2, 3, 4, 5 को रिप्रेजेंट करो, ये सारे हमारे क्या हैं, होल नंबर्स है। 0 को भी रिप्रेजेंट कर दो। तो इन दिस केस कैसे करोगे, तो हमने कहा सर आपने अभी मुझे बताया कि अगर किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ की, इक्वी डिस्टेंस में पॉइंट्स लगाए और उसके बाद 2, 3, 4, 5 है, या यहाँ पे 0 भी है तो हमने कहा सर 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 पे जाके सर्किल फिल किया, 2 पे जाके सर्किल फिल कर दिया, 3 पे कर दिया, 4 पे कर दिया, 5 कर दिया। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। याद रखिएगा ये माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बीच में सेंटर, बाकी -1, -2, -3 ये तो आप लिखोगे। बट होल नंबर से रिप्रेजेंट करने तो आप ऐसे करोगे। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, हमने कहा कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एक निगेटिव इंटीजर नंबर। वैसे निगेटिव इंटीजर नंबर और नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं, क्योंकि भैया जो आपका पॉजिटिव इंटीजर नंबर है उसमें 0 को हम इंक्लूड करते हैं और 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी कहे इंटीजर नंबर की बात जब भी आप डिफ्रेंशिएट करो तो हमेशा करना किसमें, निगेटिव इंटीजर नंबर्स और नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर्स। अब नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर्स में भी 2 पार्ट होंगे, एक 0 होगा और पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स होंगे। क्लियर है, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव। चलो आ जाओ, मैंने कहा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, सिंपल सी कहानी है। फिर से वही वाली बात, कंप्लीट नंबर डिफिनीशन भी समझा देता हूँ। वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q की वैल्यू ऑलवेज क्या हो, 1 हो, यानी नंबर क्या हो, कंप्लीट हो। 2, 3, 5, 7, -1, -2, -3 ये सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर नंबर हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेंटर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है जी। मैंने कहा सर नेमिंग कर दो थोड़ा सा, -1, -2, -3, -4, -5, -6,
सेम वे में +1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? स्केलिंग कर दी, नंबर लाइन कर दिया। मैंने कहा सर 2 3 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो आ जाओ फिर से। मैंने कहा 2 3 5 -1 -2 यहाँ है, ठीक है, -2 और -3। 2 3 5 -1 -2 -3 हमारे क्या है, इंटीजर नंबर है, हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इजी है, ये वाली चीज़ें आपने क्लास 6 7 8 में ही कर ली होंगी, है ना। अब मेन जो पार्ट आता है यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने कहा सर कोई फ्रैक्शन नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो हमने कहा दो टाइप के फ्रैक्शन नंबर तो होते हैं, फर्स्ट होता है सिंपल फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। दोनों को एक बार में समझ लेंगे। मैंने कहा कि सर अगर मुझे सिंपल फ्रैक्शन नंबर मिल रहा है, फ्रैक्शन नंबर वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है q0 = 0 होना चाहिए। जो भी नंबर p/q फॉर्म में होते हैं या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, तो हमारे क्या कहलाएंगे? हमने कहा सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इन दिस केस ये हमारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये हैं हमारे फ्रैक्शन नंबर। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? हमने कहा सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन किसे कहेंगे? हमने कहा सर अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो ये हमारे कहलाएंगे सिंपल फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे? सिंपल फ्रैक्शन कहलाएंगे। आपने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा होगा, है ना जी। तो मैंने कहा सर जैसे 2/7 दे रखा है, 3/7 दे रखा है, 4/5 दे रखा है, हर जगह डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो ये हमारे फ्रैक्शन क्या है? सिंपल फ्रैक्शन, क्योंकि इसके आगे इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है जी। सेकेंड कंडीशन, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाए। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो? डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, जैसे 7/2 हो गया, 7/3 हो गया, 5/2 हो गया, तो ये हमारे क्या होंगे? मिक्स फ्रैक्शन होंगे। इनको हम कैसे लिख सकते थे? तो हमने 2 3 6, तो 3 1/2 ऐसे लिखते हो। 3 2 6 +1 इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। बात समझ में? नाम क्यों मिक्स्ड है? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर भी है, यहाँ पे फ्रैक्शन भी है, तो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। सिंपल सी कहानी। मैंने कहा सर 3 2 6 +1 कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? याद रखना, नीचे वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, +1 कर दोगे, डिवाइडेड बाई 2, तो 3 2 6 +1 यानी 7/2, तो 7/2 को हम ऐसे लिखते हैं। 3 2 6 तो 2 1/3, 5/2 तो 2 1/2, 2 2 4 +1 5/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारी फ्रैक्शन की कहानी। अब इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर पहला मेथड हमारा होता है सिंपल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर सिंपल फ्रैक्शन दे रखा है, मान के चलो उसने कहा 2/5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर लाइन ड्रॉ करूँ। मैंने कहा ठीक है सर जी, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 और 6। सबसे इजी तरीका क्या है पता है? हमने कहा सर 2/5 रिप्रेजेंट करना है, सबको 5 से डिवाइड कर दो। स्केल को मैंने मैग्नीफाई कर दिया। आपको क्या करना है? सबको 2 से डिवाइड कर दो। सॉरी 5 है डिनोमिनेटर में जो है। अगर सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन है, हमें क्या करना है? न्यूमरेटर रहने दो, नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद डिनोमिनेटर में जो है उसी से सारे टर्म में क्या किया? डिवाइड कर दिया। सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा? 5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 और 6/5। तो यहाँ आप क्या पाओगे? हमने कहा सर हमें रिप्रेजेंट करना था 2/5। 2/5 कहाँ है? हमने कहा सर ये, तो ये सिंपल सा लॉजिक समझ में है। जब लेकिन ये कब यूज़ करना है? जब सिंपल फ्रैक्शन की बात हो। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल समझ लेना। मैंने कहा सर अगर मुझे 2/7 या 3/7 को रिप्रेजेंट करना है, सिंपल फ्रैक्शन है, हमने कहा क्या करना है? सिंपल सा नंबर लाइन ड्रॉ की। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5। डिनोमिनेटर में गए 7 है, डिनोमिनेटर में क्या है? 7 है, तो 7 से सब में डिवाइड करते चले जाओगे। डिवाइडेड बाई 7 कितना हो गया? 3/7, तो यहाँ हमारा हो गया 3/7 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? याद रहेगा जब भी सिंपल फ्रैक्शन की बात आएगी तो हम इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। हमने कहा ठीक है सर। इसका सेकंड पार्ट भी समझ लेते हैं कि अगर मिक्स फ्रैक्शन हुआ तो क्या
रूल फॉलो करने वाले हैं, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसमें गलती होती है। मैंने कहा सर 5/2 है, 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 1/2 लिख सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर जी, 2 2 4 + 1 5/2। अब इसको अगर नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा सा ध्यान देना, गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कहानी, मैंने कहा सर कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट रख लेते हैं, ठीक है जी। ओके चलो जाने दो। मैंने कहा ये हमारी नंबर लाइन है, क्या होगा, यहाँ पे होगा -∞, यहाँ होगा इनफाइनाइट, सेंटर में होगा हमारा 0, फिर वही 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। हमने कहा सर 2 1/2 रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, 2 1/2 है, मैंने कहा 2 + 1/2 होगा, यही तो है, 2 2 4 + 1 5/2। तो हमने कहा सर पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और जिसका जो कंप्लीट नंबर है वहाँ तक जाएंगे, इंटीजर नंबर तक चले जाएंगे। तो हमने कहा सर 0 से 2 तक बिना किसी हिच के चले जाएंगे, ठीक है। हमने कहा +1/2 करना है। अच्छा एक भी बात समझना, 1/2 किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में ही तो लाई करेगा। तो हमें सिंपल सा क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा, अब थोड़ा सा इसमें एक चेंज करता हूँ, नहीं तो आप थोड़ा सा वो कर दो, यहाँ /2 है तो ईजी हो गया। मैंने कहा सर इसको हटा करके एक नंबर ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 5 कर देता हूँ, यानी 5 2 10 + 1 11/5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा सर 11/5 को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंप्लीफाई किया, 2 1/5 है, 2 तक हम पहुँच गए हैं, बात 1/5 को रिप्रेजेंट करने की है। तो तरीका समझना, जो कंप्लीट नंबर है वहाँ तक चले गए, हमने कहा सर चले गए, +1/5 जाना है, तो हम इसके जस्ट अगले वाले टर्म में 2 और 3 के बीच में, ठीक है, क्या करेंगे, हमने कहा सर डिनोमिनेटर में 5 है तो इस 2 और 3 के बीच जो स्पेस है उसको हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। लॉजिक समझ आया, क्या करना है कि अगर मिक्स फ्रैक्शन है, जो कंप्लीट वाला है उतना चले गए, यहाँ 2 है तो 2 तक गए, 3 होता, 3 + 1/5 होता तो 3 तक जाते, और 1/5 क्या होता है, 0 से 1 3 से 4 के बीच में लाई ही तो करता। तो हम क्या करते, हमने कहा सर 2 तक चले गए और अगला जो 1/5 है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, 1/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 और 3 के बीच में को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा सर 1 2 3 एंड 4, देखो 1 2 3 4 और ये 5 इक्वल पार्ट हो गए। हमने कहा ठीक है सर जी। अब इसको नेमिंग दे दो, पहला वाला पार्ट 1/5, दूसरा वाला पार्ट 2/5, तीसरा वाला पार्ट 3/5, चौथा वाला पार्ट 4/5 और 5/5। तो आपका 2 + 1 3 हो जाएगा, ख़त्म कहानी। चलो हमने कहा 1 1/5 2/5 3/5, ये 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 4/5 यहाँ होगा, ठीक है। चलो मैंने कहा सर रिप्रेजेंट करना था 1/5 को, तो 1/5 हमारा कहाँ आएगा, हमने कहा 1/5 इस वाले पार्ट में आ जाएगा, पहले वाले पार्ट में। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ईजी है, समझ में आया। मैंने कहा सर एक क्वेश्चन और करा दो तो फिर मज़ा आ जाए। मान के चलो मुझे रिप्रेजेंट करना है 3 और 3/4, 3/4 यानी 4 3 12 और 12 + 3 15/4 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या तरीका है, तो हमने कहा सर फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, 0 हो गया, थोड़ा सा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और 4 यहाँ होगा, ठीक है जी। हमने कहा सर 3 कंप्लीट चले जाएंगे, तो यहाँ तक तो चले गए, 0 से लेके यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब 3/4 की बात आएगी तो 3/4 किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। हमें क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन पार्ट है उसके डिनोमिनेटर को देखना है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो यहाँ रख देंगे क्या कि हमने कहा सर 3 और 4 के बीच जो डिस्टेंस है इसको हम क्या करेंगे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 1 2 और 3 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। देखो पहला पार्ट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो जो भी लेंथ है उसको हमने क्या किया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला वाला पार्ट क्या होगा, तो हमने कहा सर ये होगा आपका 1/4, ये वाला क्या हो गया 1/4, ये होगा 2/4, ये होगा 3/4, 4/4 इज़ 1, 3 + 1 4, काम खत्म। हमने कहा सर 3 + 3/4 है, तो 3 + 3/4 कहाँ है, यहाँ पे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, 3/4 पे जा करके सर्किल फिल कर देंगे।
तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इजी सा पार्ट है, अच्छे से समझ लेना। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर देना यहाँ, मैं वहाँ पे उसको देख लूँगा। चलो आ जाओ। अब मैंने कहा कि सर वो तो हो गया, हमने रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर्स और इसके अलावा फ्रैक्शन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया नंबर लाइन पे। अब अगर कोई इनरेशनल नंबर हो या √2 है, √2 को रिप्रेजेंट करना है कि भैया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, तो कैसे करेंगे? तो चलो ये भी सीख लेते हैं। वैसे मैं रफली सिखाऊंगा आपको। मैंने कहा सर अगर मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम बताएं कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने कहा सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? हमने कहा सर किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है उसमें अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो हमारा क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। हमने कहा ठीक है जी, अब क्या करना है? हमने कहा राइट एंगल ट्रायंगल है ये, एक एंगल क्या है 90 डिग्री, ट्रायंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हमने कहा सर 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड है वो हमारी कहलाती है हाइपोटेनस। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा 2 साइड्स और होती हैं, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, ये डिपेंड करती है एंगल पे। अगर मैं एंगल थीटा लेता हूँ तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली जो साइड होगी वो बेस होगी। अच्छा एक भी चीज़ समझना, अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस है, अगर मैं एंगल ये वाला थीटा लेता तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता। तो परपेंडिकुलर और बेस किस पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। ठीक है, अभी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से समझ सकोगे। चलो आ जाओ। मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? मैंने कहा ठीक है सर। अब क्या करना है? हमने कहा सर इसी का यूज़ करके हम √2, √3, √5, √7 जो भी हमारे रूट वाले टर्म्स हैं इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आ जाओ देखते हैं कैसे होगा। मैंने कहा सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या किया? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया, माइनस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, बीच में सेंटर में 0 होगा। मैं इसको 1, 2 और 3 लेट कर लेता हूँ, बाकी तो आप जानते हो कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। फर्स्ट थिंग हमने कहा कि सर √2 उठा लो यहाँ पे और इसको मान लो हाइपोटेनस। क्या होगा? हमने कहा सर h = √b² + p² होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 को तोड़ सकते हैं। कैसे में? हमने कहा 1 + 1 में। अगर मैं इसको 1 + 1 में तोड़ूँ तो 1² + 1² लिख सकता हूँ भाई, समझना, रिवर्स चल रहे हैं। ठीक है, क्या किया? h = √2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1। ठीक है, अगर 2 के अलावा और कोई नंबर होता तो हम नियरेस्ट परफेक्ट नंबर पे हम तोड़ने की कोशिश करते। ठीक है, जैसे अगर यहाँ 5 होता तो 4 + 1 तोड़ने में कोशिश करते। यहाँ पे अगर 9 होता तो 3 हो गया, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 10 होता तो 9 + 1, 12 होता तो 9 + 3। इस तरीके से हम इसके फैक्टर वो कर रहे होते हैं, इसको स्प्लिट कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा सर 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, 1 को 1² और 1 को 1² लिख सकते हैं। यानी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर चलूँ तो मैं एक बेस भी पा गया और परपेंडिकुलर भी, और बेस की वैल्यू भी 1 है और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू क्या है? 1 है। अब आ जाओ यहाँ पे। मैंने कहा सर b की वैल्यू क्या है? 1 और p की वैल्यू क्या है? 1। तो आ जाइए यहाँ पे। मैंने कहा सर अगर मुझे √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करूँगा? सबसे पहले मैं 0 से लेके 1 तक एक यूनिट हो गई, ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा सर ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कि एक यूनिट है। यूनिट पे ध्यान देना, एक यूनिट, 1 सेंटीमीटर, चाहे किलोमीटर, चाहे मीटर हो, एक यूनिट है। ठीक है जी, जितनी यूनिट है बेस तुम्हारा अगर ये है तो परपेंडिकुलर भी क्या होगा? 1 यूनिट होगा। हमने कहा सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से क्या करोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? 1 यूनिट होगी। ये डिस्टेंस भी क्या थी? 1 यूनिट, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी? 1 यूनिट होगी। और ये दोनों लाइनें क्या होंगी? परपेंडिकुलर। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीखा ही होगा, सिंपल सी कहानी है। तो आराम से क्या किया हमने? 0 से 1 गए, 1 यूनिट लिया और 1 यूनिट में एक 1 यूनिट का जो है क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब सुना, मैंने कहा सर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। जैसे ही मिलाया तो मैंने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो हाइपोटेनस कितना होगा? तो हमने कहा हाइपोटेनस होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी √2 होगा। यानी जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है ये तुम्हारी क्या होगी? ये होगी √2। अब क्या करना है? तो हमने कहा सर आपका जो है प्रोटेक्टर लेकर के यहाँ से ऐसे रखोगे
और आर्क लगा दोगे, ऐसे करके क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, देखते हैं टूल्स मेरे पास अगर हैं मैथमेटिकल टूल्स तो यूज़ करने का ट्राई कर सकता हूँ। स्क्रीनशॉट से टूल्स देखते हैं क्या कहानी है, नहीं है, ठीक है चलो आ जाओ, कोई इशू नहीं। तो आपके पास होता है ना, एक साइड सुई लगी वो होती है, एक साइड पेंसिल लगा कर एक सुइया कहते हैं उसको, ठीक है, प्रोटेक्टर कहते हैं। प्रोटेक्टर क्या किया हमने यहाँ पे लगाया और इसको आर्क मान करके यहाँ पे एक जो है कर दिया, ठीक है। तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी वो तुम्हारी क्या होगी, √2 होगी, क्योंकि भैया ये एक सेमी सर्किल, एक सर्किल वाला ही का तो एक पार्ट है, तो इन दिस केस रेडियस तो इक्वल होगी ना। तो यहाँ से हमने जब ये आर्क दिया तो जो ये डिस्टेंस है वही √2 होगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, √2 को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ करके ऐसे फिल कर दो, बस हो गया, √2 रिप्रेजेंट हो गया। किसी ने कहा सर √2 तो ठीक है, √3 को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपके पेपर में एग्जाम में √2, √3 और √5 है, तो तीनों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। √2 हो गया। अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने कहा सर √3 को मैं तोड़ सकता हूँ 2+1 में, 2+1 है, 2 को लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर। मैंने कहा सर ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, या जिसको भी चाहो जो मान लो। मैंने कहा सर अगर परपेंडिकुलर मानना है या फिर इसको बेस मान लो, ज़्यादा बेटर है, ये बेस ये परपेंडिकुलर। मैंने कहा सर मुझे √2 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले फिर से वही 0 लिया, 1 लिया, ये 1 यूनिट है। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 1 यूनिट ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस क्या हो गई, 1 यूनिट ये हो गई, 1 यूनिट ये हो गई। इसको यहाँ से मिलाया तो ये हमको √2 मिल गया, जो कि हमने अभी पिछले उस पर किया, ठीक है जी। मैंने कहा √2 तो मिल गया, अब क्या करना है, √2 को बेस माना तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 1 यूनिट। तो इस पॉइंट से इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम 1 यूनिट का जो है क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब क्या होगा, तो हमने कहा सर अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना, ओरिजिन से इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाओगे। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो √2 और 1, हमने कहा सर होगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, तो ये हो जाएगा √3। डन। हमें क्या करना है, हमने कहा सर फिर से वही आप प्रोटेक्टर लोगे, यहाँ से कर्व मार दोगे, जो डिस्टेंस होगी वो होगी √3। क्लियर है भाई, इजी है, ठीक है। इसके अलावा 5 की भी बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर 5 को तो इजी तरीका एक है, 5 को क्या लिख सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2² + 1 लिख सकते हैं। यानी नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 किया, इसको परपेंडिकुलर या बेस चाहे जिसको मान लो, तो मैंने कहा 1 यूनिट मान लेते हैं बेस। ये अगर बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो हमने कहा 1 यूनिट ये, तो 2 यूनिट हमें यहाँ पे लेंथ की ड्रॉ करनी पड़ेगी, 2 यूनिट की। ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री पे। तो हमने कहा सर 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये हो जाएगा √5। क्लियर। आपको फिर से क्या करना है, यहाँ से आर्क लेकर के ड्रॉ कर लेना है, ये डिस्टेंस हो जाएगी √5। ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो √2 का स्क्वायर + 1 4 हो जाएगा, फिर से ड्रॉ करोगे तो √5 भी मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आया, इजी वे में है, याद रखिएगा √2, √3 और √5 के आपके सिलेबस में आते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना था, मैंने कर दिया। क्लियर। अब एक और चीज़ आती है, ठीक है, क्या कि इंसर्ट ए रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। मैंने कहा सर रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए तो आपने बता दिया 3 मेथड, a + b डिवाइडेड बाई 2, उसके अलावा आपका सेकेंड मेथड था फॉर्मूला वाला x + d x + 2d x + 3d वाला, थर्ड मेथड फ्रैक्शन वाला जिसमें डिनोमिनेटर को सेम करके काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर रैशनल नंबर तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे गेम आता है, इन रैशनल नंबर अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या कि इफ़ a और b हमारे क्या हैं, 2 रैशनल नंबर हैं और इनके बीच में कोई इन रैशनल नंबर बताना है तो √ab के बराबर होंगे। फिर से समझना, मैंने कहा सर 2 और 3 है, क्या है 3 और 4 है, इसके बीच में एक रैशनल नंबर बताना है, तो 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा, तो हमने कहा सर √3 × 4 होगा, यानी क्या हो गया 12, या 2 निकाल लोगे तो 2√3। तो 3 और 4 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर है, तो हमने कहा 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करेगा 2√3।
सिंपल सी कहानी है। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर इन रैशनल नंबर पूछे, देखो दो कहानी है, रैशनल नंबर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन पड़ता है क्या कि अगर इन रैशनल नंबर फाइंड करने को कहे, तो हमने कहा इन रैशनल नंबर फाइंड करने को कहता है ए और बी के बीच में, तो फॉर्मूला होगा रूट ए इंटू बी, सीधा लगाया फाइनल आंसर आ गया। तो 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर क्या है, एक इन रैशनल नंबर क्या है, 2√3 है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से आना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरीके से चीज़ें होनी है। ठीक है, इसके अलावा ये एक पार्ट है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मैंने कहा सर हमें प्रूफ करना है कि √2 इज़ ए इन रैशनल नंबर। हमने कहा सर √2 इज़ ए इन रैशनल नंबर, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं भाई साहब। क्या है, √2 को सॉल्व करना है तो इसके दो, मैंने कहा √2 को इन रैशनल नंबर प्रूफ करना है तो इसके दो तरीके हैं। एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम क्या करें प्रॉपर ऐसे करके √2 की वैल्यूज़ निकालते चले जाएं, तो हम पाएंगे कि भैया इन क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इसका मिल जाएगा, तो हम कह देंगे कि यह क्या है, इन रैशनल नंबर। बट वो बहुत ही लेंथी तरीका है, तो हम एक दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे कि √2 हमारा क्या है, इन रैशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो बच्चों याद रखना, अगर तुम्हें पूछे कि √2 एक इन रैशनल नंबर है तो लेट कर लो कि √2 इक्वल टू a बाई बी। क्या लेट कर दिया कि √2 इक्वल टू a बाई बी। और याद रखना जब भी √2 √3 √5 √7 √11 आपसे जब भी पूछा है कि भैया आप प्रूफ करो कि ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल है, सेम तरीका यूज़ करना है। क्या कि हमने कहा सर √2 इक्वल टू a बाई बी लेट कर लेंगे। a बाई बी यानी क्या है, एक रैशनल नंबर है, हमने ये लेट किया। अच्छा, अगर a बाई बी फॉर्म में है मतलब ऑब्वियस सी बात है a b क्या है, आपस में को प्राइम है। को प्राइम का नंबर क्या, को प्राइम का मतलब क्या है कि इनका जो HCF क्या होगा, 1 होगा, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा। और कॉमन पार्ट हो गया तो सिंप्लीफिकेशन में यार सिंपल फ्रैक्शन लिख रखे हैं ना, तो इन दिस केस वो तो कट हो गए होंगे, कोई भी कॉमन पार्ट होगा भी तो क्या होगा, कट हो गया होगा। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप लेट कर लोगे कि √2 इज ए रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू क्या, a बाई बी, वेयर a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी इनका HCF 1 है। हमने कहा ठीक है सर जी, अब क्या करना है, तो हमने कहा सर दोनों का कर दो स्क्वायर, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 का क्या स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। हमने कहा सर यहाँ से मिल गया a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर बाई 2। अब एक बात समझना, हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मैंने कहा 2 अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 का स्क्वायर 4 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा जी, मैंने कहा 4 अगर 4 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है तो 4 का स्क्वायर 16 क्या होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। यानी कोई टर्म अगर जैसे a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा a स्क्वायर 2b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, यानी ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्टेंट है 2 से तो डिविजिबल ही है। तो मैंने कहा सर अगर a स्क्वायर क्या है, इज़ डिविजिबल बाई 2, समझना इज़ डिविजिबल बाई 2, देन क्या होने वाला है, देन a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। अगर 2 डिविजिबल बाई 2 है तो 4 भी डिविजिबल बाई 2 होगा, 4 अगर डिविजिबल बाई 2 है तो 16 भी डिविजिबल बाई 2 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, सुना इसी को थोड़ा समझेंगे तो यही तो है, a स्क्वायर बाई 2 b स्क्वायर, यही तो है। तो हमने कहा सर या फिर a स्क्वायर 2 इंटू b स्क्वायर है ना, तो डिवाइड 2 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है a स्क्वायर का जो रिजल्टेंट है वो तो 2 से डिविजिबल है, और अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर 4 2 से डिविजिबल है तो 2 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल। ठीक है जी, तो हमने कहा सर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो a भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा फॉर दिस। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अगर a 2 से डिविजिबल है तो मैं लिखता हूँ कि सर a इक्वल टू 2 के लिख सकते हो। ठीक है जी, अब क्या करो, बोथ का स्क्वायर कर दो। जैसे ही बोथ का साइड स्क्वायर करोगे ये होगा a स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। हमने कहा ठीक है सर, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाओ, क्या होगा 2b स्क्वायर। हमने कहा सर a स्क्वायर की वैल्यू है 2b स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे ये हो गया 2, ये हमने कहा b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। फिर से वही कहानी, मैंने कहा सर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, यानी
बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। अगर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, बी स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, तो बी भी तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या आ गई कि भैया ए भी 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल है, तो इन दिस केस ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। लेकिन ए और बी तो ए और बी क्या थे, को प्राइम थे। ए बी अगर को प्राइम थे तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर तो होने नहीं चाहिए था, क्योंकि एस सी एफ क्या होता है, 1 होता है। सो दैट क्या हो गया कि जो हमने कॉन्ट्रोडिक्शन लिया था कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, सो दैट यहाँ से हमको क्या निकल के आता है कि भैया ए और बी का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 है। कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 2 है। चूंकि ए और बी हमारे को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर तो होने नहीं चाहिए था कुछ, है ना। इसका मतलब जो हमने लेट किया है √2 इक्वल टू ए बाई बी, है ना, कि रैशनल नंबर है, ये कॉन्ट्रोडिक्ट है, मतलब ये गलत है। तो इन दिस केस हम यहाँ से कह देंगे सो दैट वी जो हमने लेट किया था √2 इज ए बाई बी, यानी रैशनल नंबर कॉन्ट्रोडिक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट हमारा रूट क्या है, √2 इज ए इन रैशनल नंबर, कॉन्ट्रोडिक्शन शो कर रहा है। ठीक है, इसको हाँ प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, तरीका यही है। फिर से एक बार दिमाग में डाल दे रहा हूँ, सोच समझ लीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे क्या कहानी है। मैंने कहा सर कोई भी नंबर अगर रूट में है, ठीक है, √2 है, √3 है, √5 है, हम सीधा लेट कर लेंगे ए बाई बी। ए बाई बी मतलब मान लीजिए कि वो एक रैशनल नंबर है, लेट कर लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। जैसे रैशनल नंबर लेट किया तो ए बाई बी क्या है, तो हमने कहा ए बाई बी हमारा फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में है, तो ए और बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे, यानी इनके बीच एस सी एफ क्या होगा, 1 होगा। हमने कहा ठीक है सर जी। अब इसको आगे बढ़ते हैं। हमने कहा रूट ए बाई बी है, होल स्क्वायर किया तो 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर इक्वल टू अगर 2b स्क्वायर है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो ये कहती थी कि अगर कोई नंबर का होल स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी 4 अगर 2 से डिविजिबल है तो इस 2 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, या 4 2 से डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यानी अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट ये निकल के आता है कि जो 2 है ए का एक फैक्टर है, तो हमने लेट कर लिया ए इक्वल टू 2k, ए क्या नंबर है, 2k के बराबर है। ठीक है जी। अब जैसे ए इक्वल टू 2k किया तो दोनों का होल स्क्वायर किया, जैसे होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। हमने कहा सर ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 2b स्क्वायर, यहाँ उठा के रख दी, सिंप्लीफाई किया तो मिला b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि यार b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, अगर b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि b भी 2 से डिविजिबल होगा, और b भी अगर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ से हमको ये कंक्लूजन निकलता है कि a और b दोनों 2 से डिविजिबल हैं, यानी दोनों के बीच एक कॉमन फैक्टर है क्या, 2। दोनों के फैक्टर्स क्या हैं, 2। चूंकि हमने लेट किया था ए बी तो को प्राइम है, ए बी क्या था, एक फ्रैक्शन नंबर था सिंपल, तो ए बी तो हमारे को प्राइम थे। लेकिन अगर कॉमन फैक्टर आया इसका मतलब जो हमने लेट किया था वो गलत किया था, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इस बात को। सो दैट हम क्या कहेंगे, √2 इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या कंट्रडिक्शन शो कर रहा है, इसलिए हम ये यहाँ पे स्टेटमेंट डालेंगे कि भैया जो हमने लेट किया था वो गलत किया था, कंट्रडिक्ट कर रहा है, और हमारा √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। प्रॉपर स्टेप याद रखना, इन्हीं के स्टेप के थ्रू क्वेश्चन होगा जैसे करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्या है, शर्ट्स एंड रेडिकल्स। बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक बार समझ लेना, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर किसी भी टर्म की पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो, तो हमारा शर्ट्स कहलाता है। ठीक है, क्या कि इफ़ x इज़ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, x क्या हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, और n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इन दिस केस x पावर 1/n लिखो, x पावर 1/n लिखो, या nx लिखो। इसका मतलब x की पावर 1/n है। ठीक है, x पावर 1/2 तो √x, x पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ x, x की पावर 1/4 यानी पावर 4 ऑफ x, ये है 1/4। ठीक है, तो मैंने कहा सर इफ x इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, देन x पावर 1/2 या nth रूट ऑफ x इज क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। जो ये टर्म्स होंगे हमारे क्या होंगे,
इनरेशनल नंबर होंगे, ठीक है, देन x पावर 1/n इज कॉल्ड सेट्स और रेडिकल्स। इसको हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं या रेडिकल कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में अगर समझो कि किसी भी हमारे इंटीजर नंबर की पावर क्या हो, कोई फ्रैक्शन नंबर हो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस टाइप से है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा बन जाएगा सेट्स। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में n होना चाहिए, वेयर n इंटीजर होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई। क्लियर, चलो आ जाओ। मैंने कहा सर लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो गए, यहाँ पे अब आ जाते हैं प्रैक्टिस वाले पार्ट में। प्रैक्टिस वाले पार्ट में जो सबसे पहली चीज़, वैसे काफ़ी सारे बच्चों को इस वाले पार्ट में दिक्कत होती है, तो एक बार प्रॉपर वे में समझते हैं क्या, रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन कहते हैं किसे, हमने कहा सर हमारे उसे क्या है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट टर्म नहीं होना चाहिए। अगर रूट नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना है, रूट को रिमूव करना है। अगर रूट 2 को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा रेशनलाइजेशन यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो मैंने कहा सर अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल टर्म हो, यहाँ पे क्या है, रूट 2 एक सिंगल टर्म है, अगर सिर्फ सिंगल टर्म है तो हमें क्या करना है, रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, उस सिंगल टर्म का रूट वाले टर्म से क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। फिर से वही, इसका मेन पर्पस क्या है कि डिनोमिनेटर में रूट को नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा हमारे आंसर्स में, तो हम क्या करेंगे, रूट को एलिमिनेट करने के रेशनलाइजेशन करेंगे। अगर सिंगल टर्म है तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या है 5 2/√3 है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, जो टर्म रूट में है, रूट 2 है, तो हम क्या करेंगे, रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, सिंप्लीफाई करोगे तो होगा 5√2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 यानी 4। सिंगल टर्म है, डायरेक्ट रेशनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर कि अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो, अभी सिंगल टर्म था तो इजी में क्या था कि जो भी रूट था उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता, काम खत्म। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो कि 2 टर्म हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हमने कहा सर 1 अपॉन अगर 3 + √5 है, तो हमें क्या करना है, 3 माइनस जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके बीच का साइन को चेंज करेंगे और नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सुना, 1 अपॉन अगर a + b है तो बीच का डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी a - b कर दोगे। अगर वहाँ a - b होता तो क्या करते, बीच का साइन चेंज करते तो a + b और a + b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होते। ये चीज़ याद रखना क्या, कि डिनोमिनेटर के बीच में जो साइन है उसको चेंज करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा डिनोमिनेटर में a² - b² वाला फॉर्म बनाना होता है। देखो यहाँ पे भी a + b a - b, तो सीधा a² - b² डिनोमिनेटर में बन गया। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, क्या a² - b² बन जाएगा, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, हमने कहा सर a² - b² वाला फॉर्म हमको यहाँ पे बनाना है। क्लियर, ठीक है जी, आ जाओ। तो हमने कहा सर अगर 1/3 + √5 है, इसका रेशनलाइजेशन करना है तो क्या करेंगे, 3 - √5 अपॉन 3 - √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। जैसे ही कराएंगे तो यहाँ देखो ये होगा 3 - √5 और अपॉन में a + b a - b, तो हमने कहा a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 3 - √5 रहेगा, नीचे होगा ये होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का 5, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 - √5 अपॉन आ जाएगा 9 - 5 यानी 4। ये होगी सिंपल सी कहानी, ठीक है। ये है हमारा क्या, रेशनलाइजेशन। काफ़ी सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, अब आप आगे चल के जब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह टाइप के टर्म्स पढ़ोगे वहाँ पे भी हम रेशनलाइजेशन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब जैसे एक नया टर्म है क्या, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, रेशनलाइजेशन करना है तो क्या करेंगे, तो हमने कहा √3 - 1 ऊपर वाले न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं, डिनोमिनेटर में गए, मैंने कहा √3 + 1 है तो क्या करेंगे, √3 + 1 है तो √3 - 1 का ऊपर और √3 - 1 का नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर है, जब √3 - 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या होने वाला है, तो हमने कहा सर ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 a + b a - b, यानी √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 + 1। सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर a - b का होल स्क्वायर तो a² यानी √3 का स्क्वायर 3 + b² 1 माइनस 2√3 2√3 अपॉन में 3 का √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी 2, ये हो जाएगा 4 - 2√3 अपॉन 2
2 कॉमन लेके कट कर देना तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। याद रखना बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, आने चाहिए। कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो गए या गलत, अगर थोड़ी सी भी गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो कभी ऐसा भी होता है कि 3 पॉइंट्स हैं, मैंने कहा सर अभी 2 टर्म थे तो इजी था, 3 टर्म है तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी कहानी है, आप कोई भी 2 टर्म को a मान लोगे। जैसे 1 प्लस रूट 5 है और रूट 3 है, तो हमने क्या किया, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। अब इसको पूरा टर्म 1 प्लस बी, या फिर आप ऐसे कर लो, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने कहा सर इसको आप क्या कर लो कि 1/1 प्लस रूट 5 और प्लस रूट 3 कर लो। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अगर ये a और b है, कब करना है? जब 3 टर्म हो तो कोई 2 टर्म का कॉम्बिनेशन बना लेना और बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये होगा 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3। अब देखो अगर ध्यान दोगे तो ऊपर आपका रहेगा 1 प्लस रूट 5 माइनस 3, और डिनोमिनेटर की बात करोगे तो 1a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, और तब तक करना है जब तक डिनोमिनेटर में कोई भी रूट ना बचे, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैंने कहा सर इसको जब सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये होगा 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इज 5 प्लस 2ab यानी प्लस 2 रूट 5। ठीक है जी, माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है जी, ऊपर जैसा है वैसे रहने दो, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करो। तुमने कहा सर 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 और अपॉन में 5 प्लस 1 4, 4 माइनस 3 इज़ 1, 1 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा। मैंने कहा सर फिर से एक नया फ्रेश क्वेश्चन हमारे सामने आया, डिनोमिनेटर में रूट है तो क्या करोगे? फिर से बीच का साइन चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस 2 रूट 5, 1 माइनस 2 रूट 5, a प्लस बी a माइनस बी। फिर से सिंप्लीफाई जब करने जाओगे, अच्छा ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, रूट 5 माइनस रूट 3 और इनटू हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 5, और डिनोमिनेटर में आओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने जाओ तो 1 इंटू 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, मैंने 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का इधर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे टर्म में, माइनस 2 रूट 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 5 5 2 से 10। ठीक है, और 2 रूट 5 से माइनस माइनस प्लस और रूट 15, 5 इंटू रूट 3, रूट 5 इंटू रूट 3 इज़ 15। डन। डिनोमिनेटर में आ जाओगे तो 1 माइनस 2 का 4 रूट 5 का 5। सिंप्लीफाई कर दो। हमने कहा सर यहाँ पे कुछ खास होने वाला नहीं, रूट 5 रूट 3 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और 10। पहले हमने कहा रूट 5 है, माइनस 2 रूट 5 है तो माइनस रूट 5 हो जाएगा, प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 5, रूट 3 कोई चीज़ नहीं तो रूट 3 रहने दो, प्लस 10 1 और माइनस 10 इज़ माइनस 9 और प्लस 15 तो रूट 15 ही रहने दो, कोई चेंज नहीं करेंगे। और डिनोमिनेटर में 4 5 20 माइनस 20, सॉरी हाँ माइनस 90 होगा। 1 माइनस 4 5 20, 1 माइनस 20 इज़ माइनस 90 इज़ योर फाइनल आंसर। क्या बात सुन में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या चीज़ें क्लियर कट समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को डील करेंगे, है ना? क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से हो गया कंप्लीट। ठीक है, मैंने ट्राई किया कि सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में हैं। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों में ये होता है कि स्कूल में कुछ टॉपिक, पूरे चैप्टर से कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो आप उन टॉपिक को स्किप कर सकते हो। उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो याद रखना यार, अगर मैं बात करूँ क्लास 9 थी तो क्लास 10th की ये नींव है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर मेहनत नहीं करोगे ना तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। ठीक है, और आपका ऑब्वियस सी बात है बोर्ड का एग्ज़ाम होगा अगले साल, और आपका बेसिक अगर अच्छा नहीं हुआ तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्लियर? तो तब की तैयारी आज से ही करनी होगी। एक नया सफ़र है,
ठीक है, इस सफ़र में हम आपके साथ रहेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। बस आपको क्या करना है, मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, चीज़ों को एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय और जय हिंद।